हाँ देखिए, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लोनिंग वेक्टर। उस दिन मैं थोड़ा सा हिंट किया था आपको। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? मैंने कहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में दो का उपयोग नेचुरल अगर प्लाज्मिड देखेंगे दो चीज़ों का उपयोग होता है। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में दो चीज़ों को देखिए। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में एक होता है प्लाज्मिड का उपयोग। किसका उपयोग होता है? दूसरा होता है, पहला ये हो गया, दूसरा है फेज लेम्डा वायरस, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। और अच्छी तरीके से नीचे लिख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। पहले ये जान जाइए आप, इसी को बोलते फेज लेम्डा वायरस, और ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का। पहले दो बातें आप जान जाइए। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में दो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। पहला है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा होता है फेज लेम्डा वायरस, या अब बैक्टीरियोफेज वायरस कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नेचुरल प्लाज्मिड है, ठीक है। ये PBr322 एक बनाया गया है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। कौन है ये? ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल बनाया गया है। नेचुरल प्लाज्मिड में दो, क्या? प्लाज्मिड फाज्मिड, प्लाज्मिड फाज्मिड। फेज लेम्डा वाले को फाज्मिड कह सकते हो आप, लेकिन आपकी बुक में इसका कोई टर्म जिक्र नहीं किया गया है, तो हम भी नहीं जिक्र करते हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस का जिक्र किया गया है। तो ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल डीएनए का होता है, और फेज लेम्डा वायरस जो होता है इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है वो बता दें आपको। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे करते हैं वेक्टर के जरिए। देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं इसमें व्यापकता से, ये क्लोनिंग वेक्टर, उसका नाम है PBr322। इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, इसका नाम है प्लाज्मिड। फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज। दो साइंटिस्ट थे, बॉलिवर रॉड्रिग्यूज। ये साइंटिस्ट दो तो थे, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था, मतलब इन्वेंट किया, बनाया था। किसको? PBr322। इसीलिए इसका नाम है प्लाज्मिड, इधर देखो, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज 322। समझ रहे हैं ना? तो प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज, ये प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। समझ रहे हैं? आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है। यह क्या करता है? एलियन जीन को ले जाता है, ट्रांसफर करता है। अर्थात यह वेक्टर है जो एलियन जीन को ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म में। आप बता दें, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, इसके पास आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट है, ये है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन।
ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसको ORI कहते हैं। मैं छोटा सा लिखा भी हूँ लेकिन अंदर नहीं लिखे, बाहर ही लिख देता हूँ। ORI यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो ये पॉइंट होता है, जब फॉरेन जीन जुड़ता है, समझ रहे हैं ना, अगर किसी वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है तो फॉरेन जीन का रिप्लिकेशन नहीं होगा। वह रिप्लिकेशन को कंट्रोल करता है और कितनी कॉपी बनता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितनी कॉपी बनेगा और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एलियन जीन का यही शुरू करता है, इसीलिए इसका नाम है ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जब इसके बगल में एलियन जीन जुड़ता है तो जोड़ने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह रिप्लिकेट यहीं से स्टार्ट होगा रिप्लिकेशन, और कितनी कॉपी बनेगा रिप्लिकेशन का यह भी ये कंट्रोल करता है। याद रखिएगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगले बगल लिख लो समझने के लिए अपने, यहीं पे पूरा मूल मंत्र है ये। अर्थात ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन तो नाम बोल रहा है किसका, ऑफ एलियन जीन। पहला काम हो गया, ये हो गया। दूसरा काम क्या होगा, कंट्रोल द कॉपी ऑफ एलियन जीन। ये कॉपी कितनी बनता है ये भी कंट्रोल करेगा। हो गया। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एलियन जीन को रिप्लिकेट करने के लिए, यहाँ पे अलग याद दे रहा हूँ मैं इसको, ये देखो ऐसे करके। ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो होता है, जब बाहर का कोई जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहीं से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। कितनी कॉपी बनेगी, कॉपी ऑफ एलियन जीन, कितने जीन बनेंगे, कितनी कॉपी बनेंगी, वो भी कंट्रोल करता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसके अलावा इसके पास AMPR है और TETR है। इसको बोलते एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। कुछ में और होता है क्लोरामफेनिकाल के प्रति रेजिस्टेंट जीन और कान्यामाइसिन के प्रति रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो मैंने बताया ये सेलेक्टेबल मार्कर है, ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। ठीक है, अर्थात इसके पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो एंजाइम्स कटने के लिए साइट हैं, जैसे BAM-H1, BAM-H फर्स्ट और साल फर्स्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बैक्टीरिया से निकाला गया है BAM फर्स्ट, H फर्स्ट। मैंने आपको बताया था उस दिन, बैक्टीरिया का नाम होता है, जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस बैक्टीरिया से उत्पन्न किया गया है BAM-H1। तो आपको इसको देखना नहीं कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ऊपर को मड़े ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर साल्मोनेला एल्बस, इससे उत्पन्न हुआ साल फर्स्ट, समझ रहे हैं ना। तो ये BAM-H से ही यहाँ कटेगा और यहाँ पर साल फर्स्ट से ही क्या होगा, यहाँ पे कटेगा, पहचानेगा। ये रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, ये सेलेक्टेबल मार्कर। वैसे ही AMPR के पास PVU, मैं आपको बताया था, प्रोटेंस वल्गेरिस, प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी बैक्टीरिया से, नाम सब सुन लीजिए, बाकी याद तो नहीं करना है आपको, हमसे उससे क्या मतलब है। PST फर्स्ट से कटेगा ये, और ये किससे कटेगा, PVU फर्स्ट से कटेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसके अलावा ऊपर आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे रंगाई पोताई कार्यक्रम नहीं हुआ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो मैं काफ़ी आपको किया हुआ हूँ ऐसे से, देख लीजिए।
ये AMPR है, ये TETR है। ये देखिए AMPR, ये AMPR है, ये TETR है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये कौन है? टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे लिख रहे TETR का मतलब होता है, TETR का मतलब, TETR का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। AMPR का मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। हो गया। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर। ऊपर देखिए यहाँ पर और एक एरिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक एरिया दिखाया गया है जो कटता है किससे? हिंड थर्ड से। और किससे कटेगा? क्लाफ फर्स्ट से, इक्वार फर्स्ट से, पहचानने के लिए। लेकिन हम आपको देखना है आप क्या क्या इसमें मिल रहा है। मैंने कहा ये प्लाज्मिड वेक्टर है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है। कौन सिंथेसाइज किया था? बॉलिवर रॉड्रिग्यूज साइंटिस्ट ने। हो गया। बॉलिवर रॉड्रिग्यूज साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था किसको? पीबी, मतलब इन्वेंट किया था, बनाया था। साइंटिस्ट कौन? बॉलिवर रॉड्रिग्यूज। किसको बनाया था? PBr322 को। इसमें क्या है? 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, TETR, एम्पीसिलिन R। इसके अलावा क्या है इसमें? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा इसमें रेप्लिकेशन ऑपरेटर जीन भी है। इसके पास ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन साइट भी हैं। PVU सेकंड के लिए, PVU फर्स्ट के लिए, PST फर्स्ट के लिए, BAMH1 फर्स्ट के लिए, साल फर्स्ट के लिए, हिंड थर्ड के लिए, क्ला फर्स्ट के लिए, इक्वार फर्स्ट के लिए। ये सब एंजाइम से कटने वाले रीजन हैं। लेकिन AMPR जो है उसमें 2 रीजन हैं, PVU फर्स्ट से और PST फर्स्ट के लिए। और TETR में 2 रीजन हैं, वो है BAMH फर्स्ट और साल फर्स्ट। ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। अब हम आपको बता रहे हैं, इतना पहले बात आप समझ लीजिए, इसको रटना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी। बात समझ रहे हैं ना? 2-3 बार बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। अब इसमें हम आपको दिखा रहे हैं सब क्या क्या होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको दिखाया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके लिए होता है? एलियन जीन इंसर्ट होने के बाद, ध्यान दीजिए, एलियन जीन के इंसर्ट होने के बाद DNA की कॉपी का बनना शुरुआत यहीं से होगा। मतलब रेप्लिकेशन, मतलब DNA से DNA का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहलाता है। तो सबसे पहले यहीं शुरू होगा बनना। दूसरी बात क्या है? कंट्रोल ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी बननी है जीन की, ये भी क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है इसमें सिलेक्टेबल मार्कर। इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं, समझ रहे हैं ना। सेलेक्टेबल, हम आपको बता दें, कुछ तो पॉइंट लिख दे रहे हैं इसको। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ORI जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर replication of alien जीन, पहला पॉइंट। दूसरा, इट रेगुलेट द
regulate the DNA copy formation। दो बातें हुई, समझ में आ रही बातें? नहीं, कैसे बस कहाँ रहे हो? नींद आ रही क्या? हो गया। अब देखिए दूसरा है इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर 4 होते हैं। किसके लिए? पहला है टेट्रासाइक्लिन के लिए, एम्पिसिलिन, क्लोराम फेनिकॉल, कान्यामाइसिन। क्लोराम फेनिकॉल, कान्यामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होता है। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कान्यामाइसिन, ये 4 हैं। ठीक है। कान्यामाइसिन में कैसे ही दिया है कि सी से दिया है? कैसे ही दिया हुआ है कि सी से दिया हुआ है? कान्यामाइसिन देखो 4। कान्यामाइसिन लोग को नहीं रहा है, लोग के नहीं, कान्या सही होता है। ये कान्यामाइसिन KANYA होगा, KANYA। कान्यामाइसिन खा दिया हुआ है नहीं, आप डालिए उसमें गूगल में डालिए कान्यामाइसिन, वो छोड़ो है, कान्यामाइसिन दिया होगा। चलो हम कान्या लिख दे रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह देखो कान्यामाइसिन, कान्यामाइसिन लेकिन होता है वो, गूगल पे देखिए आपको मिल जाएगा, KANYA। हाँ कान्यामाइसिन, बहरहाल लिख दो। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकॉल है और कान्यामाइसिन रेजिस्टेंट जी। कान्हा ही है, ठीक है। चलो भाई कान्यामाइसिन है, इधर देखो, छोड़ो। टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कान्यामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है इसके पास। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अब इसमें चलो कान्हा हो यार, बात खत्म हो गई, कान्यामाइसिन है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन सभी रेजिस्टेंट हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर एलियन जीन को, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ एलियन जीन ट्रांसफर इन, कहाँ ट्रांसफर किया गया, या इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन
रीजन, जैसे बाम H फर्स्ट। अगर देखो इधर देखो जरा, अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है, इसमें हम फॉरेन जीन को डाल दें, क्या इंट्रोड्यूस कर दें, इसमें हम इंट्रोड्यूस कर दें बाम H की तरफ। बाम H एंजाइम के लिए है, काटेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, फॉरेन जीन। जब फॉरेन जीन जुड़ेगा तो इसमें जानते क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंट पावर इसकी खत्म हो जाएगी। बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इफ एलियन जीन इंसर्टेड इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन, बाम H1 फर्स्ट मान लीजिए या साल फर्स्ट डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। देन क्या होगा, तब क्या होगा, देन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर बिकम्स लॉस। बिकम्स लॉस हो जाएगा। तो जब लॉस हो जाएगा तो किस पे, इधर देखिए, तो ये किस पे ग्रो करेगा, इट कैन ग्रो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम में। बात समझ रहे हैं? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम पे ही ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही कुछ? जब अगर हम क्या कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इधर खाली आपको दिमाग लगाना है, अगर टेट्रासाइक्लिन की तरफ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको, फॉरेन जीन को इधर की तरफ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पावर खत्म हो जाएगा, तब हम इस पे ग्रो करा सकते हैं, मतलब ऐसे कल्चर मीडियम पे। बात समझ रहे हैं ना? और अगर क्या हो जाए, हम इधर इंट्रोड्यूस कर दें एलियन जीन को, किधर कर दें, इधर अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, PVU फर्स्ट के द्वारा काट के हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर खत्म हो जाएगा, तब हम किस पे ग्रो करा सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो कल्चर मीडियम उस पे ग्रो करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर एलियन जीन नहीं है तो किसी कल्चर मीडियम पे हम ग्रो करा सकते हैं, दोनों के पास क्षमता ऐसे रहेगी। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा इफ एलियन जीन इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन, जिसे बाम H फर्स्ट से काट के डाल दिया, देन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर अब बिकम्स लॉस, खत्म हो जाएगा, तब इसको कहाँ ग्रो करेंगे, इट कैन ग्रो ऑन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम। हो गया पहली बात। दूसरी बात, एंड वाइस वर्सा, बात न करो जी, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर देंगे। बात समझ रहे हैं? अगर हमने क्या किया, देखो इधर ये प्लाज्मिड है AMP वाला, अगर यहां पर हम क्या डाल रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, देखो अगर हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, एलियन जीन अगर डाल दें MPR की तरफ, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, MPR रेजिस्टेंट पावर इसकी खत्म हो जाएगी। चक्कर आ रहा है इनके। मैंने क्या कहा, एक ही बात याद करो, दूसरे चक्कर मत पड़ो। मैंने कहा अगर हम टेट्रासाइक्लिन की तरफ, ध्यान दो इधर, अगर हम टेट्रासाइक्लिन की तरफ रेजिस्टेंट पावर की तरफ जो जीन है जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंट है, वहाँ पे अगर हम एलियन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं इधर की तरफ, तो क्या होगा,
टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस, जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति इसकी रेजिस्टेंट क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम किस पे इसको ग्रो करा सकते हैं, AMPR कंटेनिंग कल्चर मीडियम पे, क्योंकि अगर हम टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे इसको तो क्या होगा, इसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जा गई है, तो ये पूरा प्लाज्मिड को डिजॉल्व कर सकता है। बात समझे? तो इसलिए AMPR वाले जो है कल्चर मीडियम पे इसको ग्रो करा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर AMPR की तरफ हम एलियन जीन को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, जो टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम उस पर हम ग्रो करा सकते हैं। अब बात समझ में आई? हमारी बात समझे? नहीं समझ में आई बात? मैंने कहा ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। इस आप ग्रो कराने, आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे, पहचानो कैसे कि एलियन जीन को लिया है कि नहीं लिया है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ विदाउट एलियन जीन, इधर देखो, विदाउट एलियन जीन, बिना एलियन जीन के कैन ग्रो ऑन बोथ टाइप कल्चर बोथ टाइप ऑफ कल्चर मीडियम, दोनों तरीके कल्चर मीडियम पे ग्रो करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बोथ टाइप ऑफ कल्चर मीडियम पे ग्रो करा सकते हैं। हो गया? हो गया? इसके बाद आप देखिए, इरेज कर दें, देखो इधर दूसरा आप देखिए, इनएक्टिवेशन ऑफ, इसी में इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन। इधर देखो, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन इनएक्टिवेट कर देता है। कौन इनएक्टिवेट करता है? एलियन जीन। व्हेन इंट्रोड्यूस, व्हेन इंसर्ट करते हैं तो क्या करेगा, इंसर्ट, ऐसे लिख देते हैं, व्हेन इंसर्ट इन plasmid containing beta carotene enzyme farming gene becomes inactive, ये इनएक्टिव हो जाएगा। और क्या करेगा ये, जब इनएक्टिव हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इनएक्टिव, it could not give blue color with
क्रोमाजन अब देखिए एक और तरीका होता है, अगर बीटा गैलेक्टोसिड सुनो, अगर प्लाज्मिड के पास बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, अगर प्लाज्मिड के पास बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन है, वहाँ पर एलियन जीन को इंसर्ट करते हैं। किसको इंसर्ट करते हैं? एलियन जीन को इंसर्ट करते हैं। एलियन जीन व्हेन इंसर्टेड इन प्लाज्मिड कंटेनिंग, इंसर्ट कर दिया जाता है कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन, तो क्या हो जाएगा? बिकम्स इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाता है। और क्रोमाजन कलर से जब हम कलर करते हैं तो ब्लू कलर नहीं देगा, तो वह ब्लू कलर नहीं देता है। लेकिन अगर क्या हो, अगर व्हेन प्लाज्मिड not formed contain एलियन जीन, अगर प्लाज्मिड एलियन जीन को नहीं इंट्रोड्यूस किया है, अगर प्लाज्मिड एलियन जीन को नहीं लिया है, अर्थात वह not contain any alien gene, then it gives blue color, blue color देता है when treated with chromagen सबस्टेंस। अगर कलरिंग पिगमेंट से इसको क्या करते हैं, इसको रंगते हैं तो ब्लू कलर नहीं, ब्लू कलर देगा। फिर समझ लीजिए, अगर प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन है, इधर देखो, अगर प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसिडेज फार्मिंग जीन है और उसमें एलियन जीन आप उसके बगल में ट्रांसफर कर दिए, तो तुरंत ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाला जीन जो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा नहीं। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनाएगा तो वह ब्लू कलर नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर वह एलियन जीन को नहीं लिया है प्लाज्मिड और उसमें उसको क्या करेंगे, क्रोमाजन कलर से रंगेंगे, तो वह ब्लू कलर देगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो प्लाज्मिड आपने यूज़ किया है, जो वेक्टर आपने यूज़ किया है, वह जीन को लिया है कि नहीं। अगर जीन को लेगा, अगर एलियन जीन को ले लिया है तो ब्लू कलर नहीं देगा, अगर एलियन जीन को नहीं लिया है तो ब्लू कलर देगा। बात समझे? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एलियन जीन जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है वह बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। और जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फार्मिंग जीन इनएक्टिव होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा नहीं, तो वह ब्लू कलर नहीं देगा। बात समझे? तो ये दूसरा तरीका है आपको जानने का। हमारी बात समझे? एक तो तरीका था एम्पिसिलिन की तरफ अगर डालते हैं तो टेट्रासाइक्लिन में गौर कराएं, कन्फर्म हो जाएगा, और अगर टेट्रासाइक्लिन में डालते हैं तो एम्पिसिलिन पर गौर कराएं तो कन्फर्म हो गया। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज फार्मिंग जीन उसके पास है तो उसके बगल में आप एलियन जीन अगर डाल दे रहे हैं, डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो एलियन जीन को अगर इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो तुरंत बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाले जीन इनएक्टिव हो जाएंगे, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा आपको, क्रोमाजन कलर से आप जब ट्रीट करेंगे, ठीक। और अगर इसने क्या किया है, एलियन जीन को नहीं लिया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं, तो क्या होगा, ब्लू कलर देगा। किससे? कलर से। जब क्रोमाजन कलर से आप ट्रीट करेंगे तो। बात समझ में आई अभी तक कि नहीं आई? दूसरा, इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए काम बने होने का नहीं, उलट जाएंगे टेढ़ा होके। हो गया?
उसके बाद क्या है हेडिंग, इलेक्ट्रॉन मार्कर। इसके बाद कौन सा हेडिंग है, हेड बताओ उसके बाद। हाँ, क्लोनिंग साइट दिया हुआ है हेडिंग में। हाँ अब बोलिए तीसरा है, नहीं 2 हेडिंग होगा, तीसरा हेडिंग बोलिए आप उसमें। क्लोनिंग वेक्टर में तीसरा हेडिंग होगा। अरे अभी बताना है। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट बताया है ना सब, हो गया। ये देखिए, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बताए हम। इधर देखिए, इसमें जो बता रहा है उसको समझ लीजिए आप। ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है, प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ, इधर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एलियन जीन into the host organism, called as ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया। एलियन जीन को जो ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आई। अब एलियन जीन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जब भी एलियन जीन ट्रांसफ़र होगा तो किसके जरिए होगा, किसी वेक्टर के ही जरिए होगा। तो वो किस फार्म में जाता है, किस फार्म में, आरडीएनए फार्म में। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा तब, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा तभी जाएगा। जैसे ये प्लाज्मिड है आपका, इसके पास ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, सुनो, इधर देखिए तो समझ में आएगा। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। आप क्या करेंगे, इसको काट के इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, बोलिए ना, इंट्रोड्यूस करेंगे। ये फॉरेन जीन है, एलियन जीन है, ये एलियन जीन इसमें आ गया। जब एलियन जीन इसमें आ जाता है तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, तब प्लाज्मिड नहीं रह जाता, ये क्या बोलते हैं, तब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, बोलिए ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब इसको कहते हैं। बात समझ में आई। तो एलियन जीन को वेक्टर में डाल करके, अब वो हो सकता है बैक्टीरियोफेज वायरस का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, आप इसको यूज़ कर लीजिए। इसमें आप कहीं पे डाल देंगे, यहाँ पे अगर मान ली डाले, जाहिर सी बात है कि ये एरिया पे अगर डाल दिए तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको कहाँ हमको डालना पड़ेगा, इसको इंट्रोड्यूस करने का ही कोलाई में। बात समझ रहे हैं ना, इसेरिसिया कोलाई में, वहाँ पर अगर डालेंगे तब ये क्या कर सकता है, ग्रो करेगा। बात समझे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा था जो एलियन जीन का हम ट्रांसफ़र करते हैं, एलियन जीन का ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन प्लांट सेल alien gene are transferred by
टीआई, टीआई किसके द्वारा? प्लाज्मिड। इसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कहाँ से निकाला गया था इसको? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम, याद कर लीजिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैसिएंट। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो क्या करता है? रूट ट्यूमर बनाता है, समझ रहे हैं ना? प्लांट सेल में एलियन जीन को ट्रांसफर करने के लिए टाइप प्लाज्मिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टाइप प्लाज्मिड का। नहीं दिया है बुक में? दिया है कहीं पे? क्या दिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंट। लेकिन अगर एनिमल सेल होगा तो उसमें कैसे ट्रांसफर करेंगे? एनिमल सेल में हो गया। देखिए अब आपको करना क्या है, एनिमल सेल में कैसे ट्रांसफर होता है? इन एनिमल सेल एनिमल सेल में जनरली किसका उपयोग करते हैं? टाइप प्लाज्मिड का उपयोग किसमें? प्लांट में डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टाइप प्लाज्मिड का। बुक में लोग को नहीं मिल रहा है कुछ। प्लांट में किसके द्वारा ट्रांसफर करते हैं? एनिमल में किसके द्वारा? रेट्रोकैंसिरस बार। इन एनिमल सेल it is introduced by किसके द्वारा? रेट्रोवायरस। दिया है बुक में कि नहीं दिया? ये हो गया। इसके द्वारा ट्रांसफर करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लांट सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल में कैसे डालते हैं? प्लांट सेल में टाइप प्लाज्मिड के जरिए। एनिमल सेल में किसके जरिए? कैसे? हो गया। बना लिए? हो गया।
इसके बाद जो पढ़ना है इरेज कर दे इसको, क्या नहीं अरे उस ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है ध्यान दीजिए इधर, जो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इधर देखिए सुनो जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र करने की विधि है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं, ट्रांसफ़र करने की विधि कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे जो है ट्रांसफ़र करेंगे, डायरेक्ट मेथड है उसमें एक इधर देखिए, एक मेथड ये है कि हम क्या करें, जो इश्चरीशिया कोलाई आप जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो जाहिर सी बात है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको कहाँ डालना पड़ेगा, इश्चरीशिया कोलाई में, ई कोलाई में डालना पड़ेगा ना, बोलिए। तो इश्चरीशिया कोलाई में डालने के लिए हम क्या करें ऐसा कि ये पहुँच जाए वहाँ पे, अरे कैसे डालेंगे, इसको क्या करते पहले ध्यान दीजिए, इसको ये इश्चरीशिया कोलाई का सेल, इसको इसमें इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के लिए इधर देखो, पहले आइस पे, फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, फिर आइस पे रख देंगे। इधर देखिए, पहले फ्रीजिंग पॉइंट पे रखेंगे, फिर इसको हीट शॉक देंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। किसके लिए, फॉर वेक्टर के लिए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, वेक्टर नहीं कर सकते आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्ट कर दीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हो गया। एक मेथड ये है, बोलिए बुक में दिया है ऐसा कुछ, पहले आइस पे, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, ये सीक्वेंस है, फिर उसके बाद आइस पे, उसके तो क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। जब परमिएबल हो जाएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर क्या हम डाल सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, अर्थात तब क्या बन जाएगा, ये प्लाज्मिड, इसमें वो भी प्लाज्मिड नहीं, ये आरडीएनए इसमें आ जाएगा। आरडीएनए मतलब वेक्टर के साथ एलियन जीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब वेक्टर के साथ एलियन जीन। कहाँ आ गया, ये ई कोलाई क्या है, होस्ट सेल है, ये हो गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है माइक्रो इंजेक्शन, ये पहला है हीट शॉक, दूसरा तरीका है दूसरा तरीका है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। डायरेक्टली
ट्रांसफर इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में डाल दें, डायरेक्ट डाल दें। हो गया। तीसरा विधि है हीट शॉक के जरिए, पहला मेथड में बता दिया। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन के जरिए, तीसरा जीन गन मेथड के द्वारा। जीन गन मेथड के जरिए। जीन गन मेथड क्या होता है? गोल्ड, एयू गोल्ड होता है, रुक जाओ, गोल्ड, इसके ऊपर इधर देखो, इसके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर देते हैं। ये क्या है? डीएनए कोटिंग कर दे, चाहे गोल्ड चाहे टंगस्टन, गोल्ड चाहे टंगस्टन का ये क्या है? पार्टिकल है। इसके ऊपर डीएनए कोटिंग कर देंगे। उसके बाद हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ कहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे? प्लांट सेल में इसको इंट्रोड्यूस करना है तो नहीं दिया है, बुक में देख दिया होगा आराम से, नहीं दिया है। तीसरा मेथड हो गया ये। चौथा मेथड भी एक ठो है, एक है बुक में, आप देख लीजिए, पीछे नीचे एकदम लाइन मिलेगा। पहला हीट शॉक के जरिए, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन के मेथड के जरिए, तीसरा जो है जीन गन मेथड के जरिए, बालिस्टिक मेथड भी कहते हैं इसको। हो गया। ये जीन गन मेथड है, या इसी को बालिस्टिक मेथड भी कहते हैं। लिखा होगा यहाँ पे, देखिए ऐसे करके। अब आपको तो लग दिया होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा चौथा विधि है बाई पैथो, ऐसा करके दिया है कि नहीं दिया है? और भी कैसा पैथोजन? डिसआर्म, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। डिसआर्म्ड डिसआर्म्ड पैथोजन के जरिए। हो गया। डिसआर्म्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड पैथोजन के जरिए। बात समझे? नहीं समझे? फिर समझ लिया। देखो, पहला आइस में, फिर हीट शॉक थोड़ी देर के लिए, फिर आइस, तो आराम से एलियन जीन चला जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन आता है माइक्रो, ये बड़का वाला इंजेक्शन नहीं, वो माइक्रो इंजेक्शन होता है, इस सेल में इंट्रोड्यूस कर दें, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दें। दूसरा मेथड हो गया जीन गन मेथड। गोल्ड या टंगस्टन का क्या होता है? पार्टिकल होता है, उसके ऊपर डीएनए की क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। डीएनए कोटिंग, डीएनए कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा? हाई वेलोसिटी वाला डीएनए कोटिंग के जरिए प्लांट सेल में इसको इंट्रोड्यूस कर। तीसरा है डिसआर्म्ड पैथोजन, जैसे पैथोजन है कोई, उसमें आप एलियन जीन को इंट्रोड्यूस किए हैं और उसके बाद उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या? वो डिजीज कॉजिंग नहीं रह जाएगा, उसके बाद सेल में इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो चला जाएगा। 4 विधियाँ हैं, तो याद किए रहिएगा। ये है तरीका, जान कैसे जाएंगे ये। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आप देखिए, आगे टॉपिक देखने के लिए हमारी मुलाकात कल होगी, फिर मिलते हैं। बाय।